तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का पॉलिटी का सबसे फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती है अच्छा टॉपिक है और पॉलिटी का बहुत अच्छा पोर्शन कवर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हमको 1947 की बात याद रखनी है। ठीक है, 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ाद हिंदुस्तान जो है आज़ाद हो गया था। तो ये कंडीशन जो आपको बता रहा है, सिचुएशन जो स्थिति बता रही है आपको, 14-15 अगस्त की आधी रात की बात चल रही है इसके अंदर। स्वतंत्र भारत के जो प्रधानमंत्री थे, आपको पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, उन्होंने एक विशेष सत्र को संबोधित किया और अपना भाषण भाग्य व दूसरे चीज प्रतिष्ठित विद डेस्टिनी के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, मतलब जो अगर कोई स्कूल स्टूडेंट देख रहा है तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किसने रखी, या फिर ऑप्शन में दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, फिर उसमें टिक लगाना होगा। ओके, तो भाग्यवधू से जी प्रतिष्ठित भेंट। देखो, जो हिंदुस्तान की जनता थी ना, वो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। देखो, आज़ाद तो हम 1857-58 को ही हो जाते, लेकिन आपको पता है ना कि उस वक्त का जो माइंड था सोसाइटी का, मतलब बहुत ज्वलंत था, जलनशील था। लोग एक दूसरे से जलते थे या फिर पैसों के लालच में आ जाते थे। तो ऐसी मानसिकता वाला समाज बन चुका था। अब कोई कितना भी कुछ कर ले, कहीं न कहीं से कुछ ऐसे मतलब व्यक्ति होते ही हैं जो बिल्कुल जो है सारा काम उल्टा कर देते हैं। तो इसीलिए तो हिंदुस्तान जो है आज़ाद हो गया था। ठीक है, हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थी। ठीक है, और 2 बातों पे सबकी सहमति थी। पहली बात ये हो कि आज़ादी के बाद देश के शासन लोकतांत्रिक सरकार के ज़रिए चला जाएगा। देखो, जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र के तहत यहाँ पे चला, मतलब जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, मतलब जनता ही स्रोत है। हमारे जो संविधान है वो जनता के ही हित में काम करने की बात करता है। हम वोट डालते हैं, ठीक है, कौन किसके लिए? जनता ही तो डालेगी ना, क्योंकि जनता सर्वोपरि बनती है हमारे भारत में। ठीक है, जनता से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, जनता ही अपना ही अब जो विकास करना चाहती है उसी को चुनेगी या अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। ठीक है, अब देखिए, दूसरे, यह सरकार सबसे भले के लिए काम करेगी। बिल्कुल, लोक कल्याण का विकास। देखो, लोक कल्याण की भावना उस समय, अभी का मत सोचो, उस समय की परिस्थिति सोचो कि अगर आप उस परिस्थिति में हो और आपको कोई ऐसा मतलब काम दे दिया जाए, ठीक है, आप देश के प्रधानमंत्री हो या कोई भी आपको पद मिला है, तो उस समय आप पैसा तो आप देखोगे ही, मतलब किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन एक राजनीति की बात करें तो लोकतंत्र में हम क्या सोचेंगे, हमेशा जो व्यक्ति होगा वो हमेशा पहले लोक कल्याण के बारे में सोचेगा, बाद में अपना भला सोचेगा, क्योंकि उस समय की परिस्थिति वैसा मांग रही है। वंचित वर्गों को ऊपर उठाया जाएगा। ठीक है, वंचित वर्ग यानी जो पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, दूसरा, यहाँ की सरकार के सबके भले के लिए काम करेगी। इसको लोक कल्याण से ले लो। शासन में गरीबों और कमजोरों को खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका है, आज़ादी से जुड़े सपनों को साकार करने का वक्त आ गया है। ओके, चलिए, ये भी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यह कोई आसान काम नहीं है। देखो, देश को चलाना ना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। ठीक है, अब देश को चलाना ना मतलब एक ऐसा चीज़ मान लो कि वो एक दायित्व है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर देश का जो प्रतिनिधि है वो बहुत काबिल होगा, उसमें योग्यताएं होंगी, तो वो देश बहुत भली भांति चल सकता है। भली भांति का मतलब भली भां या भली भांति। ठीक है, भली भां तो मेरी लैंग्वेज में हो गया, चलिए कोई बात नहीं, तो भली भांति बोलेंगे उसको। ओके, तो जो भली भांति है वो चल सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, देखो, मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जो आपका जो व्यक्तित्व है, आप देश के बारे में कैसे सोचते हो और उसके विकास की राह को कैसे बढ़ाते हो, वो आपके व्यक्तित्व पे निर्भर करता है। ठीक है, एक योग्यता उस टाइम पे होनी चाहिए, मतलब आपकी तरह, आज के समय की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उस समय की बहुत पढ़े लिखे नेता होते थे उस समय के तो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब योग्य व्यक्ति होते थे।
जैसे गुटनिरपेक्ष दिया, तो ऐसे ही पंडित जवाहरलाल ने गुटनिरपेक्ष हमको हवा में तो याद नहीं आ गया होगा ना, उन्होंने एक रणनीति के तहत ऐसा किया। तो मतलब आज़ाद हिंद फौज आप देख लो, सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, उसका अलग इतिहास है वैसे तो, लेकिन क्या बोलते हैं, मतलब कोई व्यक्ति इस प्रकार से शासन व्यवस्था को, सेना को एकत्रित कर रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो वैसे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पूर्व प्रधानमंत्री की, आप यहाँ पे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनकी सिचुएशन समझो, वो हमेशा यही चाहेंगे कि सबसे पहले समाज का भला हो, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ वैसा बोल रही है उनसे, ठीक है। तो ये कोई आसान काम तो था नहीं, देश को मतलब उस समय एक तो पाकिस्तान भी बन चुका था, अलग हो गया था आधा हिस्सा भारत का, तो कैसे परिस्थिति उस समय, मतलब कैसे कंट्रोल किया होगा ना, आप लगाओ ना, कितने गट्स होंगे उस मतलब उनमें। तो आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त कोई भी मुल्क वैसा हालात में आज़ाद नहीं हुआ। अरे बिल्कुल भाई, कैसे न कैसे जो पाकिस्तान है ये मान लो, ठीक है, तो ये पाकिस्तान का, जबकि ये इसी का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन मतलब कुछ राजनेता के, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, उन्होंने पाकिस्तान की मांग उठाई, तो उनकी माइंडसेट कैसा था वो हम नहीं जानते हैं। देखो, हर व्यक्ति का एक अपना जो है पर्सपेक्टिव होता है, सोचने का तरीका अलग होता है। शायद उन्होंने सोचा होगा, उनका पर्सपेक्टिव हमें नहीं पता है, उनको क्या, ये तो इतिहास में जानकर हमको कुछ मतलब उनकी थिंकिंग पता चलती है, लेकिन वो कैसा सोचते थे वो तो उनको ही पता होगा ना अच्छे से, है ना। तो किसी पे भी मतलब हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कौन किस प्रकार से क्या सोच रहा था, ठीक है, वो तो उस व्यक्ति को ही पता होगा ना, भले ही हम इतिहास में कैसे नहीं पढ़े, अब वो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत तौर पे अगर हम उस व्यक्ति के साथ बैठेंगे ना, तो उनका माइंडसेट हमको पता चलता है, ठीक है। तो 1947 के साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था, ठीक है। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करना था। आज़ादी की उन उथल पुथलों में भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात पर नहीं भटका कि यहाँ नया राष्ट्र चुनौती की चपेट में है। अब ये देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये है, और 15 अगस्त 1947 को लाल किले में वहाँ भाषण दिया जा रहा है। देखो, एंड ऑफ द 200 years old ब्रिटिश रूल, ये उस समय के जो है अखबार में छपा होगा, द हिंदुस्तान टाइम्स। देखो यहाँ पे है, द हिंदुस्तान टाइम्स का पेपर है, और एंड ऑफ 200 years old ब्रिटिश रूल, यानी 200 साल जो है ब्रिटिश का रूल था, और अब जाके इंडिपेंडेंट हुआ है। रॉयल एस्टेट टू इंडिपेंडेंस बिल, 2 डोमेन्स क्रिएटेड, फ्री इंडिया फ्लैग, देखो उस समय का अखबार, यूनियन, ठीक है, प्रोविजन फॉर द प्रोविजंस जुडिशरी, ठीक है, जुरिडिक्शन इन स्टेट्स, न्यू दिल्ली, फ्राइडे एंड इम्पोर्टेंट, तो साफ नहीं दिख रहा है अभी, ठीक है। 3 चुनौतियाँ मुख्य तौर पर भारत के सामने, देखो हमेशा याद रखना इन 3 चुनौतियों को, कि उस समय मतलब स्थिति के जो स्वतंत्र हो गया था नया नया भारत, उस समय क्या क्या चुनौतियाँ आई। तो सबसे प्रमुख चुनौती थी कि भारतीय समाज को सारी विविधताओं के लिए एक जगह रखना। देखो हमारा जो है डाइवर्स कंट्री, विविधताओं से बड़ा देश है हमारा, ठीक है। तो जो विविधतापूर्ण देश है, तो इतने सारे डाइवर्स होने के बावजूद, ठीक है, कैसे जो है एक सूत्र में बांधा होगा, ठीक है। एक तरफ मुस्लिम्स हैं, एक तरफ हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, और सिख हैं, जैनीज हैं, बौद्ध हैं, पारसी है, तो बहुत सारे ऐसे थे। तो उनको एकत्र करने का, इन तब उनको एक मतलब
समाज में इकट्ठा रहने को कैसे हम प्रेरित करें। तो ये बड़ी चुनौती थी। किसी की अपनी बोली थी, किसी की अपनी अलग संस्कृति थी, कोई अलग धर्म का अनुयायी था। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। ठीक है, देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आकांक्षा एक तरह से सच साबित हुई। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। क्या भारत रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ एक राष्ट्र एकता की बात सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी देशों को तिलांजलि दे देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्र उपक्षेत्रीय पहचान कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भरी काफी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान में मेल खाते लोकतंत्र व्यवहारिक बर्ताव चलन में आए। तीसरी चुनौती, देखो, पहली चुनौती तो विविधता थी। दूसरी चुनौती जो है मौलिक अधिकारों की गारंटी, हर नागरिक को मतदान का अधिकार, भारतीय संसदीय शासन प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाना, यह सुनिश्चित करना। लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होगा, लेकिन इतना भर काफी चुनौती यह भी संविधान मेल खाते लोकतांत्रिक बर्ताव चलन में आए। तीसरी चुनौती, ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का भला हो, न कि कुछ तबकों का। इस मोर्चे पर संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए। सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों का विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के इन लक्ष्यों को स्पष्ट कर दिया। आजाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया? संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में क्या सफलता मिली? इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की है। ठीक है, आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख चुनौती थी और इन्हीं चुनौतियों को हम ध्यान केंद्रित करेंगे। इन्हीं चुनौतियों के रूप में ये क्यों उभरा? भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस प्रकार इतिहास की साझी नीति में फलक पे गढ़ा? तो यही पढ़ना। देखो, ये है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कुछ डाक टिकटें। ठीक है, देखो ये मतलब ये आना लिखा है ना इसमें, ये ओके। यह प्रदर्शित 3 डाक टिकटों में गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी 1950 के अवसर पर जारी किया गया। इन टिकटों में छपे चित्र एक नए गणतंत्र के सामने खड़ा किन किन चुनौतियों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, 1950 में डाक टिकटों का डिज़ाइन तैयार करने के लिए कहा गया। देखो, एक में कताई करने वाला वो बना है चक्र टाइप का। ठीक है, एक में ये फसल कृषि को उत्थान के लिए और ये लोकतंत्र के लिए बनाया होगा। लोगों के मतलब लोग दिखाए गए ना इसमें कि लोकतंत्र को बढ़ावा देना। ये है सूबे आज़ाद। फैज़ अहमद अली सियालकोट में जन्म। विभाजन के बाद पाकिस्तान में ही रहे और वामपंथी रुझान का इनका पाकिस्तानी शासन पे हमेशा टकराव रहा। लंबा समय कारावास से गुजारा। नक्शे फरियादी, दस्ते सवद, जिंदाबाद नामक कविता संग्रह है। 20वीं शताब्दी के दक्षिण एशियाई कवियों में फैज बहुत ऊंचा स्थान रखते थे।
अब देखो, अब यहाँ पे हम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हम यहाँ पे उनका पर्सपेक्टिव देखेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। देखो, हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान, पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी आदि में बटे हैं, तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, खत्री तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में पाकिस्तान में आज में जाने के लिए आज़ाद हैं। आप अपनी मस्जिद में जाने या किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। आपके धर्म, आपकी जाति या विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। तो 1947 में 11 अगस्त को पाकिस्तान की संविधान सभा में अध्यक्ष भाषण देते हुए मोहम्मद अली जिन्ना, देखो उनका पर्सपेक्टिव समझो। मतलब अगर वो ये बात कह रहे हैं ना कि बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक सब मतलब समान है, वो ये बात कह रहे, मतलब उनका पर्सपेक्टिव अच्छा था। वो ऐसा सोचते थे कि समानता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, दो पहलू होते हैं। शायद आप ये कह सकते हो कि उनको भी प्रधानमंत्री बनने की उत्साह था। ठीक है, अब वो नया चाहते थे तो चाहते थे मतलब देश, तो ठीक है, अब उन्होंने कर लिया है ऐसा। लेकिन आज उसकी जो वर्तमान हालत स्थिति आप देख सकते हो वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो शायद उन्होंने वर्तमान समय की कल्पना करते हुए कि उन्होंने वर्तमान की कल्पना तो करी, लेकिन भविष्य के बारे में उन्होंने नहीं सोचा कि भविष्य में ये देश कैसे चलेगा। ठीक है, उन्होंने सिर्फ वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा। अगर वो भविष्य के बारे में सोचते तो शायद आज का पर्सपेक्टिव कुछ और होता। ठीक है, तो जब हम इतिहास पढ़ेंगे, इनके विचार पढ़ेंगे, तब सभी के विचार पढ़ेंगे, तब हमको समझ आएगा कि असली कहानी थी क्या। यह है अमृता प्रीतम, पंजाबी भाषा में प्रमुख कवयित्री और कथाकार, साहित्य उपलब्धियां, साहित्य अकादमी पद्मश्री इनको मिला है। नागमणि संपादन करा था इन्होंने, जो कि पंजाबी की साहित्यिक पत्रिका थी। अब हमारे प्रधानमंत्री महोदय पूर्व, उनके पर्सपेक्टिव को जानते हैं। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वे चाहें तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है, पर इस पर कोई अंगुली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे कितना उकसवा दे या वहाँ के गैर मुसलमानों को अपमान और भय के चाहे जितने भी घूंट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक के अधिकार देने होंगे, उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो यह एक नासूर बन जाएगा जो पूरी राज्य व्यवस्था के लिए जहर फैलाएगा और शायद उसको तबाह भी कर देगा। तो इन्होंने बहुत डीप जाके सोचा है। जिन्ना जो है वो समानता के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ये नहीं समझ रही कि अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोच रही कि वो साकार होगा, वो बात नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये बात पता थी कि ये बात अगर साकार नहीं हुई तो क्या होगा। ठीक है, तो उन्हें मतलब हर पर्सपेक्टिव का ज्ञान हो रहा था। ठीक है, ये सिर्फ शायद एक जगह के बारे में ये सही हो सकते हैं, लेकिन जो चारों तरफ चारों क्षेत्र के बारे में आपको सोचना था, ओवरऑल इन्होंने थोड़ा संकुचित थोड़ा सोचा। ठीक है, और इन्होंने थोड़ा ब्रॉड माइंडेड सोचा। ठीक है, अब देखो, अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही है तो एग्री करना प्लीज़। ठीक है, विभाजन और विस्थापन और पुनर्वास, देखो अब ये तो आपको पता ही है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं। 1947 एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में है। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा होगा जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग में रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। मुसलमान लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान
नाम के 2 कौमों का देश था। इसका कारण था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कोई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसे कोई बात पे जोर दिया। नतीजतन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। विभाजन की प्रक्रिया। फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग में इंडिया का नाम से जाना जाता उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों में बढ़ गया। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान में भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। इस बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इनमें कई किस्मों की दिक्कत आई। पहली बात तो यह थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे 2 इलाके थे जहां मुसलमान की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था और दूसरा इलाका पूर्व में। ऐसा कोई तरीका ना था कि इन दोनों इलाकों का जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। देखो, मैं सिचुएशन की बात थोड़ी सी आपको यहाँ अलग से बताना चाहूँगी, ठीक है। ये मैं थोड़ा जैसा भी बनाया देख लो अभी। थोड़ा आगे बढ़ा लेना, ठीक है वीडियो। ये तब तक मैप बन जाएगा ना, आप आगे बढ़ा लेना वीडियो को, ठीक है। थोड़ा छोटा बना देते हैं। ओके, अभी बस ठीक है। अभी जैसा भी है देख लो अभी, ठीक है। ओके, तो ये वाला क्षेत्र तो पाकिस्तान वाला हो गया, ठीक है। ओके, अब ये जो बांग्लादेश का है ना, ये भी पहले पाकिस्तान के अंदर ही था। ओके, जिसके बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे कहानी क्या थी, हैदराबाद, जूनागढ़, ठीक है। इसकी कहानी और कश्मीर की कहानी आप पढ़ोगे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो मैप को देखकर, ये पाकिस्तान का इलाका है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिचुएशन मैं आपको ये बता, अभी करंट अफेयर में भी चला है, मतलब पहले चला था। यहाँ देखें, ये है पाक अधिकृत क्षेत्र POK। ये है वो चीन, चाइना का ना, जिसे हम बोलते हैं अक्साई चीन। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, थोड़ा दूसरा, ओके ठीक है। तो ये जो पाकिस्तान वाला इलाका है, ठीक है, ये होगा POK वाला क्षेत्र, और ये वाला जो क्षेत्र है ये है अक्साई चीन, ठीक है। ये इनका क्षेत्र है, और बीच में आपको मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर। ओके, ये वाला ये है सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे बनेगा ना, तो ये हमारा है। ओके, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर बन गया, अब हो गया, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर है ये हमारा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या हो रही है, बांग्लादेश, ऊपर से ये कह रहे थे कि ये जो हैदराबाद वाला इलाका है, ठीक है, हैदराबाद इलाका ये भी पाकिस्तान के अंतर्गत ही आ रहा था। लेकिन फिर एक दिक्कत आई, मतलब भारत देश के अंदर एक देश, मतलब अंदर के बैकग्राउंड में एक देश अंदर से, ये कैसे, मतलब पाकिस्तान का हिस्सा, मतलब ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कितना दिक्कत आएगी। मतलब देश के अंदर ही एक देश, देश के अंदर ही ये, देश के अंदर ही एक देश, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। तो हैदराबाद तो इंडिया को चाहिए ही चाहिए था।
ऊपर से यहाँ के जो प्रजा थी वो उस निजाम था नाम उनका, जो यहाँ शासन कर रही थी, उनसे खुश नहीं थी।